गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज अपन ज्योग्राफी सेकेंड ईयर की क्लास है अपनी, और जिसमें अपन मानव प्रजातियां पढ़ रहे थे। इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि मानव प्रजातियां जो है किसे कहते हैं और मानव प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों में प्रभाव डालने वाले कौन कौन से कारक हैं। क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि मानव प्रजातियां वह होती हैं जो कि बाह्य शारीरिक लक्षणों के आधार पर जिनको हम पहचानते हैं या वर्गीकृत किया जाता है, जिनका चारित्रिक गुणों से कोई संबंध नहीं होता है, वह सभी प्रजातियां होती हैं। प्रजातियों के बहुत से कारक थे जो कि उनके शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव डाल रहे थे। आज अपन पढ़ेंगे मानव प्रजातियां जो हैं उनको अपन वर्गीकृत करेंगे और उनको वर्गीकृत करने का आधार क्या क्या है कि किन किन आधार पर हमने मानव प्रजातियों को वर्गीकृत किया है। जैसे बहुत से शारीरिक लक्षण हैं: मनुष्य की लंबाई, सिर का आकार, बालों की आकृति और संरचना, नाक की आकृति, आँखों की आकृति, त्वचा का रंग, ये सब मनुष्य की लंबाई, ये जितने भी बाह्य तत्व हैं मनुष्य के, उनके आधार पर हम प्रजातियों के वर्गीकरण करेंगे। पहले हम इन सबको देखेंगे एक एक लक्षणों के आधार पर मानव प्रजातियों में किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि एक लक्षण किसी प्रजाति में दूसरे प्रजाति में वह लक्षण नहीं पाया जाएगा। आजकल स्थानीय जो कारक होते हैं वह भी मनुष्य के शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव डालते हैं। जैसे हम राजस्थान में रहते हैं, सामान्यतः राजस्थानियों की त्वचा का रंग गेहुआ होता है, पर हमारे घर में ही किसी व्यक्ति का त्वचा का रंग काला या गहरा हो सकता है, किसी का कम गहरा हो सकता है। तो ये जो वेरिएशंस होते हैं ये बहुत लाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा इनको अपन नहीं लेते हैं। तो आज अपन पढ़ते हैं कि जितने भी बाह्य शारीरिक लक्षण हैं उनके आधार पर किस प्रकार से मानव प्रजातियों को वर्गीकृत किया गया है। तो बहुत से कारक है जिसमें यहाँ अपन पढ़ेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि बाह्य शारीरिक लक्षण है और जीन की समानता, संप्रियता या जीनोटाइप्स, ये सब ये हैं जो कि मानव के शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव डालने वाले कारक है, जो कि मानव के शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन का मतलब है मानव की जो शारीरिक बनावट है उसका जीन्स का प्रभाव उनके ऊपर पड़ता, जेनेटिक प्रभाव होता है। लेकिन किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक कोई व्यक्ति रहता है, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन का मतलब है कि प्रजातियों में जो संरचना या लक्षण जो भी दिखाई देते हैं उसके लिए मानव शरीर में पाए जाने वाला जीन जो है वो महत्वपूर्ण होता है, जो कि मानव शरीर के अंदर बहुत लंबे समय तक स्थिर रहता है। लेकिन इसके ऊपर भी भौतिक प्रभावों और मानवीय परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे इनमें परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। प्राकृतिक चयन से तात्पर्य है कि बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है, हर जगह हर तरह का वातावरण होता है। तो मनुष्य अपने वातावरण के साथ किस प्रकार से समायोजन करता है, सक्रिय होता है, किस प्रकार से वो निष्क्रियता होता है। जो शरीर का वह हिस्सा, कोई भी हिस्सा जिसके काम नहीं आता, धीरे धीरे उसके लिए निष्क्रिय हो जाता है। जैसे अफ्रीका का कोई भी इंसान अगर शीत और शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में चला जाता है तो उसकी जो जीन्स जो है जब उनकी वहाँ पे लंबे समय तक रहता है तो धीरे धीरे उसके जीन्स पर जो वो फैक्टर थे जो कि त्वचा के रंग को गहरा करते थे, वो धीरे धीरे वो कम होते चले जाएंगे। तो ऐसे जो भी कारक जो कि मनुष्य के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, कोई किसी अलग माहौल में रहते हैं, तो वो धीरे धीरे वो बहुत जो लक्षण है वो अपने जीन से समाप्त हो जाते हैं। जीन प्रभा किसी भी कारण से जो प्राकृतिक कारण मान लो चाहे मानवीय कारक मान लो, जिसकी वजह से जीन्स एक जो है किसी भी शारीरिक विकास उसमें परिवर्तन हो जाता है,
जो कि अगली पीढ़ी में प्रवाहित होता है, अलग रूप में प्रवाहित होता है, तो उसे जीन प्रवाह कहते हैं। यौन चयन यानी कि शादी के बाद जैसे गौरवर्ण कोई भी प्रजाति जो कि गोरे तो जिनकी त्वचा का रंग सफ़ेद है और वो ऐसे व्यक्ति से शादी कर लेते हैं जिनकी त्वचा का रंग गहरा है, तो उनसे होने वाली जो नई संतान होंगी उनकी शारीरिक बनावट, उनके शारीरिक त्वचा का रंग जो होगा वह मिक्स होगा, या फिर उनसे और आने वाली जनरेशन की त्वचा का रंग धीरे धीरे कम गहरा होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से अपन देख रहे हैं कि ये जो कारक है मनुष्य के बाह्य शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव डालता है, जैसे उत्परिवर्तन है, प्राकृतिक चयन है, जीन प्रवाह है, यौन चयन है। अब अपन पढ़ते हैं एक एक कारकों को लेकर जो कि मानव प्रजातियों के वर्गीकरण के निर्धारण में आवश्यक कारक बनते हैं, कि आवश्यक रूप से हम इन तथ्यों को लेकर के ही मानव प्रजातियों को वर्गीकृत करते हैं। तो जो बाह्य लक्षण है, बाह्य लक्षण में हम मनुष्य की ऊंचाई मतलब उसका कद, त्वचा का रंग, बाल की बनावट, नाक, आँख की आकृति, इन सब के आधार पर हम मनुष्य के प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। तो अब अपन लेते हैं एक एक चीज़ को। मनुष्य की शारीरिक लंबाई। शारीरिक लंबाई से मतलब है कि हम ये मान के चलते हैं कि जैसे मनुष्य की जो सामान्य लंबाई होती है वह जो होती है 180 181 के आसपास होती है ना, और जिसमें ख़ास तौर से पुरुषों की सामान्य कद जो होता है 130 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक हो सकता है, और महिलाओं में और जो महिलाएं हैं उनका कद 120 से 187 सेंटीमीटर तक हो सकता है। और इनसे ज़्यादा या इनसे छोटा या ज़्यादा कद होता है वो असामान्य रूप से उनको हम असामान्य मानते हैं, जिसको अपन नाटा या बोना इस तरह के मनुष्य या बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं वो सामान्य दशाओं में नहीं माने जाते हैं। तो इस प्रकार से हम मानव शरीर की लंबाई के आधार पर हमने वैसे पूरे विश्व की मानव की औसत लंबाई जो है 165 सेंटीमीटर मानी गई है। और जो हैडन नाम के एक मानव शास्त्री है उन्होंने लंबाई के आधार पर ये 4 वर्ग उन्होंने बांटे हैं, जैसे नाटा कद, मझला कद, लंबा कद और बहुत लंबा कद। नाटा कद का मतलब है जिनकी लंबाई 148 से 158 सेंटीमीटर है। ऐसे लोग जो हैं अफ्रीका के क्षेत्र में, जापान में और दक्षिण भारत में निवास करते हैं। ऐसे मझला कद 159 से लेकर 168 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं, और यह मलेशिया, सुमात्रा, न्यू गिनी, पापुआ में पाए जाते हैं। लंबा कद इस प्रकार के 169 से 172 सेंटीमीटर की लंबाई वाले होते हैं, जिनको लंबा कद वाले कहते हैं। इस प्रकार के जो लोग होते हैं ऑस्ट्रेलिया में और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के आसपास, जिसमें इटली है, ग्रीस है और ये स्पेन है, वहाँ पर इस प्रकार के जो लोग रहते हैं, वहाँ जो प्रजातियाँ रहती हैं उनकी लंबाई लंबे प्रजाति के लोग माने जाते हैं। लंबा कद जिनकी लंबाई 173 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है उसे हम लंबे कद वाले व्यक्ति कहते हैं, प्रजाति कहेंगे, जो कि अल्पाइन क्षेत्र में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, स्कॉटलैंड, अमेरिका में, रूस में निवास करते हैं। इस प्रकार से हम लंबाई के आधार पर 3 या 4 अपन ने वर्ग बना लिए: नाटा कद, मझला कद, लंबा कद और बहुत लंबा कद। हम ऐसे मानते हैं कि मनुष्य की जो प्रारंभ में उत्पन्न हुई प्रजातियां थी उनका जो कद था वो कम लंबा था, यानी कि वो नाटे कद के थे, और धीरे धीरे जब इनका विकास पूर्ण होता चला गया तब ये पूर्ण विकसित जो प्रजातियां हैं उनका लंबा कद हम मान के चलते हैं। अब है सिर का आकार। एक चीज़ आपको बहुत जो याद रखने वाली चीज़ है बच्चों, वो है सिर का आकार जो है, या सिर ऐसी चीज़ है यानी खोपड़ी मनुष्य की ऐसी है जिसका बाह्य लक्षणों का प्रभाव, उनका बाह्य जो वातावरण का प्रभाव बहुत कम गति से पड़ता है, यानी कि हज़ारों लाखों साल में मनुष्य के सिर में परिवर्तन होता है। तो इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, ऐसा उसको स्थायी मानते हैं कि मनुष्य की सिर की लंबाई के आधार पर हम उसको वर्गीकृत कर सकते हैं। तो सिर की लंबाई को हम कैसे नापते हैं? इसका नापने का तरीका होता है सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई गुणा 100। क्या रहेगा?
मतलब हम सिर का जो इंडेक्स निकालते हैं वो निकालते हैं सिर की लंबाई सिर की चौड़ाई बटा सिर की लंबाई गुणा 100। इसको हमेशा हम प्रतिशत में कहते हैं। तो इस आधार पर अपन ने कितने भाग बांट रखे हैं? लंबा सिर, मध्यम सिर और चौड़ा सिर। लंबा सिर, जिनका सिर का सूचकांक जो है 77% से कम है उसको हम लंबा सिर कहते हैं। और जिनका सूचकांक वह 77 से 81% तक होता है उससे हम मध्यम सिर वाला कहते हैं। और जिनके सिर का आकार सिर का जो इंडेक्स है वो 81 से अधिक होता है उसे हम चौड़ा सिर वाले कहते हैं। हम ये मानते हैं कि जो मानव प्रजातियां जब विकसित हो रही थी या जीव अवशेष के जितने भी हमारे पास प्रमाण मिलते हैं उन प्रमाणों के आधार पर हमें एक चीज़ प्राप्त हुई है कि मानव का जो सिर है उस सिर में जो पहले वाले जो प्रारंभ में जो मानव थे वो लंबे सिर वाले थे और बाद में धीरे धीरे इनकी सिर की आकृति चौड़ी होती चली जाती। यानी कि हम एक चीज़ इनमें कह सकते हैं कि वर्तमान में जो प्रजातियां हैं उनका जो नवीन प्रजाति हैं जो सबसे लास्ट में बनी है उन प्रजातियों के सिर चौड़े पाए जाते हैं। तो यहाँ पर प्राचीन जीवावशेषों के अध्ययन के आधार पर ये कहा गया है कि आदि काल में उत्पन्न प्रजातियों का सिर लंबा था और बाद में जो नवीन प्रजातियां हैं उनका सिर चौड़ा पाया जाता है। और ये आपको मैंने बताई थी कि इनके सिर में बहुत धीमी उससे परिवर्तन होता है। तो हम इसको एक महत्वपूर्ण कारक मान के चलते हैं। सिर की आकृति को मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का प्रमुख आधार माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि इसमें परिवर्तन जो है बहुत कम होता है। जैसे त्वचा पर बहुत जल्दी प्रभाव होता है बाह्य वातावरण का, तो त्वचा एक स्थायी कारक नहीं, जबकि सिर जो है सिर सूचकांक जो है स्थायी कारक के रूप में हम लेते हैं। अब है बालों की बनावट। मानव का एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेटा कि मानव शरीर के जो बाल होते हैं इस बाल का जलवायु, भोजन, लिंग इन सब पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। ये वंशानुक्रम से आता है, अपने फादर से मदर से जो हमें मिलता आ रहा है वो प्रभाव हमारे बालों पर दिखाई देता है। जैसे किसी के बाल घुंघराल है, किसी के लहरदार है, किसी के स्ट्रेट बाल है, किसी के बालों का आकृति बाल का जो मोटे बाल हैं, किसी के बाल का सूचकांक बहुत मोटा है, किसी के बाल पतले हैं रुई जैसे बिल्कुल नरम है, किसी के बहुत टाइट बाल हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे बालों के आधार पर बालों की बनावट के आधार पर हम बहुत सारे प्रजातियों का अध्ययन कर सकते हैं। तो बाल जो है मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का एक प्रमुख आधार माना गया है। और हम ये मानते हैं कि बालों की बनावट जो है वंशानुक्रम के द्वारा आगे बढ़ने वाला एक विशेष सूचकांक है, विशेष लक्षण है। हम ये भी मानते हैं कि पहले वाले की जो सबसे पहले जो आदिम प्रजातियां थी उनके बालों का इंडेक्स जो था वो कम था और बाद की जो प्रजातियां हैं उनके बालों का इंडेक्स ज़्यादा है। और बालों के बनावट के आधार पर भी मान सकते हैं अपन, पहले की जो मानव थे उनके बाल बहुत ज़्यादा घुंघराले थे और अब के जो मानव उनके बाल सीधे या लहरदार हैं। तो इस आधार पर हम बहुत सारे वर्गीकरण कर सकते हैं। हम बालों के रंग के आधार पर भी, किसी के भूरे बाल हैं, किसी के काले बाल हैं, किसी के बाल मोटा है, अलग अलग विभेद होते हैं। जैसे कि सीधे, लंबे, खड़े बाल। सीधे बाल ये जो होते हैं मंगोलियड प्रजाति के होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट बाल। देखो आपने चीनियों के बाल बिल्कुल सीधे होते हैं पर इनके बाल बहुत मोटे होते हैं। चिकने बाल, चिकने बालों का मतलब है जिनके बाल तरंग की तरह बहुत ज़्यादा मोड़ खाए हुए नहीं होते हैं, बिल्कुल हल्के से तरंग खाए हुए होते हैं और चिकने होते हैं और कोमल होते हैं। आपने देखोगे अंग्रेज़ों के बाल होते हैं इस तरीके के लहरदार बाल। ये बाल जो होते हैं पतले होते हैं, मुलायम होते हैं और लहरदार, इस वेवी होते हैं और इनकी आकृति तरंगों के समान होती है। छल्लेदार बाल, इस तरह के बाल आपस में उलझे हुए
जैसे ऊन नहीं होती, भेड़ की ऊन होती, उस तरीके के बाल होते हैं, गुच्छेदार बाल होते हैं। इस प्रकार के बाल जो होते हैं इनके, तो इनका रंग गहरा भी होता है। ये मुख्य मेन जो है नेग्रिटो, नेग्रिटो मतलब जो अफ्रीका, एशिया के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं उनको अपने नेग्रिटो कहते हैं। तो उनमें इस प्रकार के बाल पाए जाते हैं। और लहरदार बाल कहाँ पाए जाते हैं? मेडिटेरियंस, जो भूमध्य रेखा के आसपास, जो जैसे इटली है, ग्रीस है, रूस है, उनके बाल होते हैं। घुंघराले बाल, घुंघराले बाल इस प्रकार के बाल एशिया के जो क्षेत्र हैं और यूरोप महाद्वीप के अधिकतर क्षेत्र हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके बाल घुंघराले होते हैं। तो बालों की आकृति के आधार पर हम जो है कई प्रकार के वर्गीकरण करते हैं। हम ये मानते हैं कि बालों की आकृति जो है आदिम काल से वर्तमान काल तक परिवर्तन होती रही है। प्रारंभ में जो मनुष्य के बाल थे वो छल्लेदार थे, ऐसे गुथे हुए आपस में भेड़ जैसे बाल थे, जो कि बाद में उत्पन्न जातियों के बाल जो थे वो सीधे या लहरदार होते हैं। यानी कि एक अनुमान तो अपन लगा सकते हैं कि निग्रो, नेग्रिटो ये जो लोग हैं ये पहले पैदा हुए, यानी कि पहले ये बने थे, धीरे धीरे में रिफाइंड होते फिर बाद की प्रजातियां बनी, जैसे कि अल्पाइन है और नॉर्डिक है, मेडिटेरियन है। ये लोग कैसे हैं? बाद में बने थे, जो जिनके बाल कैसे हैं? लहरदार हैं, घुंघराले नहीं है, लहरदार है। अब है नासिका आकृति। नाक की आकृति के आधार पर भी हम जो है प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। नाक की जो आकृति है इस पर भी ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, जिसमें अपन नाक का सूचकांक निकालते हैं। नाक का सूचकांक निकालने का फॉर्मूला जो है नाक की चौड़ाई बटा नाक की लंबाई गुणा 100। तो इस आधार पर हम नाक की आकृति का निर्धारण करते हैं, जिसमें कि पतली नाक, अपन बहुत सारे वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे कि पतली नाक, बहुत पतली नाक, मध्यम नाक, चौड़ी नाक, बहुत चौड़ी नाक। पतली नाक जिसका प्रतिशत 55 से कम है, पतली नाक 55 से 70, मध्यम नाक 70 से 85, जिसकी नाक चौड़ी है 85 से 100, और जिनका नासिका सूचकांक 100 से अधिक है उसे हम चौड़ी नासिका कहेंगे। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि जो पूर्व में जो प्रजातियां बने, यानी कि आदिम जो प्रजातियां हैं, जैसे निग्रोइड है, निग्रो है, उनके जो नासिका सूचकांक ज़्यादा है, यानी कि उनकी नाक चौड़ी है। और बाद की प्रजातियां जो है उनकी नाक चौड़ी नहीं है, बल्कि कैसी है? पतली है। यानी कि अनुमान लगा सकते हैं कि आदिम प्रजातियों की नाक चौड़ी, और समय के साथ धीरे धीरे इनकी नाक की जो चौड़ाई है वो कम होती चली गई, और जो लेटेस्ट प्रजातियां हैं उनकी नाक की चौड़ाई जो है बहुत पतली होती है। नाक की बनावट के आधार पर भी अपन ने वर्गीकरण कर रखा है, जैसे गहरी नाक, सीधी नाक, नतोदर नाक, उभरी नाक, घुमावदार नाक, ये कई तरीके के हो सकते हैं। अब है कपाल धारिता। कपाल धारिता का मतलब होता है जो अपने सिर की कैपेसिटी कितनी है, कि जैसे मानव का जो मृत मानव की जो खोपड़ी है उसके खोपड़ी में पानी या कुछ भी सरसों के दाने भर करके उसकी कैपेसिटी नापते हैं। उस कैपेसिटी के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। जैसे नेग्रिटो है, उनका चौड़ा होता है ना, और जैसे पूर्व की जो प्रजातियां हैं ना उनका सिर पतला था, है ना, जैसे नेग्रो है, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रोलॉइड है, ये सब है ऐसे जिनकी कैपेसिटी जो थी 1300 घन सेंटीमीटर के आसपास थी। और बाद की कॉकेशियन है, नॉर्डिक है, उनकी कपालधारिता जो है वो 1450 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर उनकी कपाल धारिता है। यानी कि पहले के जो मानव थे उनका सिर छोटा, और बाद के जो मानव उनका सिर चौड़ा या बड़ा है। त्वचा का रंग। त्वचा के रंग के आधार पर भी हम जलवायु परिवर्तनों का जो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। मानव का जितने अपन लक्षण पढ़ रहे हैं उसमें त्वचा जो एक ऐसा है जिस पर बहुत जल्दी परिवर्तन होता है बाह्य प्रभावों का। तो त्वचा का जो रंग है इस आधार पर त्वचा का रंग श्वेत हो सकता है,
पीला हो सकता है, गहरा हो सकता है, चॉकलेटी हो सकता है। इस आधार पर बहुत से त्वचा के रंग हम पढ़ेंगे, जैसे सफ़ेद रंग, श्वेत वर्ण, पीत वर्ण, श्याम वर्ण, कई सारे वर्गीकरण हैं। तो इन आधार पर जो पूर्व की जो प्रजातियां जिनका पहले जन्म हुआ वो श्याम वर्ण में आती हैं। इसके बाद में जो प्रजातियां बनी वो श्वेत वर्ण की हैं, और जो लेटेस्ट हैं वो है पीले वर्ण की प्रजातियां। मुख की आकृति के आधार पर भी हम मानव प्रजातियों को वर्गीकृत करते हैं। मुख की आकृति यानी सिर की आकृति का मुख से सीधा सीधा संबंध होता है, जिसमें अपन जबड़ा हो गया है ना, मुंह की आकृति, किसी का जबड़ा चौड़ा, किसी की जबड़ा छोटा, मुंह बाहर की तरफ निकला हुआ, ऐसे कई तरह के अपन देखते हैं ना। जो निग्रो लोग होते हैं उनका जबड़ा आगे की तरफ निकला होता है, बहुत चौड़ा होता है। तो हम ये मानते हैं कि आदिम जो मनुष्य थे, जो बहुत पुराने मनुष्य जिनकी पूर्व में उत्पत्ति हुई थी, उनका जो मुख था वो चौड़ा था, और जो बाद की जो प्रजातियां उनका मुख कम चौड़ा था, और बाद में होने वाले प्रजातियों का मुख लंबा है। अब है आँखों की बनावट के आधार पर भी हम वर्गीकरण करेंगे। आँखों की बनावट यानी कि आँखों का रंग, किसी की आँखें कैसी हैं, नीली आँखें, हरी आँखें, भूरी आँखें होती हैं, किसी की काली आँखें होती हैं, किसी की आँखों की आकृति चपटी होती है, किसी की मोटी आँखें होती हैं। तो इस आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि आदिम जो मानव थे उनकी आँखें काली थी, और बाद के जो मानव थे उनकी आँखें चौड़ी और भूरी होती चली गई। होठों का आकार, होठों का आकार जो है हम ये मानते हैं कि जो पुरानी प्रजातियां थी, आदिम जो प्रजातियां थी, उनके होठ मोटे थे, और धीरे धीरे उनके होठों का आकार जो है वो पतला होता चला गया। तो इस प्रकार से ये सारे आधार है जिनके आधार पर हम मानव प्रजातियों को वर्गीकृत करेंगे। अपने को इस चीज़ को बच्चों आपको पढ़ना है अब कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं कि मानव की प्रजातियों के निर्धारण के लिए निर्धारित करते हैं। तो कौन कौन से कारक है? त्वचा का रंग, कद, नासिका, बाल, आँखें, मुख की आकृति और होठों की आकृति, ये सभी कारक हैं जो कि मानव की प्रजातियों के वर्गीकरण में उत्तरदायी होता है।